वेट किसको कहते हैं? तो देखिए वेट क्या होता है। एक आदमी जब ग्राउंड पर खड़ा है, ग्राउंड पर खड़े होने से वो ग्राउंड पर एक फोर्स लगाता है, ये ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा यहां पर, और ये कितना फोर्स होगा? mg, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक चीज के बारे में मैं सोचता हूं, फोर्स के बारे में, कि आप लोग इस कंसेप्ट को कैसे लेते हो। ये एक चीज ये मेरे हाथ पर रखी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? नहीं चल रही है अभी, तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो फोर्स कितना हुआ सेकंड लॉ से? 0। तो इसका फोर्स कितना है? 0। अब आपने क्या पढ़ के रखा है कि ये मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगाती है? इसका मास m है, ग्रेविटेशन ड्यू टू आर स्मॉल g है, तो ये हाथ पे कितना फोर्स लगा रही है? mg, जिसमें g क्या है? एक्सीलरेशन। पर अभी आपने बताया कि ये हाथ पे कितना फोर्स लगा रही है? 0। तो ये हाथ पे 0 फोर्स लगा रही है कि mg फोर्स लगा रही है? अगर ये चल नहीं रही है, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये फोर्स कैसे लगा लेती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको याद है, पर फोर्स एक्सीलरेशन कितना है इसमें? 0। तो फोर्स कितना हुआ? मास इनटू एक्सीलरेशन 0। तो ये कहां फोर्स लगा रही है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ठीक ठीक समझिए। बहुत सारी चीजों में हमको कंफ्यूजन होता है। यहां से अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इसमें एक्सीलरेशन है, कितना एक्सीलरेशन है? g। तो अगर इसके पास g एक्सीलरेशन है तो ये किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए कैपेबल है। कितना फोर्स लगाएगी? मास इनटू एक्सीलरेशन। जो चीज इसमें g एक्सीलरेशन पैदा कर रही है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है, कितने फोर्स से? मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज m इनटू g। तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। क्या सबूत है इसका? इसका सबूत है कि हम छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरती है। कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है? g। उससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि फोर्स की वैल्यू कितनी है? m इंटू जी, राइट। तो ये m इंटू जी फोर्स से नीचे गिरती है और मैंने अपने हाथ से रोकी, न्यूटन थर्ड लॉ लगाई। ये क्यों रुकेगी? इसका काम क्या था? अर्थ की तरफ जाना। कितने फोर्स से? mg फोर्स से ये अर्थ की तरफ जा रही थी, मैंने इसको रोका और अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ये रुक गई। क्यों रुकी होगी? क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 कैसे हो गया? तो मैंने इस पे फोर्स लगाया होगा। कितना फोर्स लगाया होगा? जितने फोर्स से ये नीचे जा रही थी। कितने फोर्स से जा रही थी? mg। तो अगर ये mg से नीचे जा रही थी तो हमारे हाथ में इस पर ऊपर कितना फोर्स लगाया? mg। अब इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो गया? mg नीचे अर्थ खींच रही है और मेरा हाथ इसको ऊपर दबा रहा है, कितने फोर्स से? mg। तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया? 0। इसलिए ये नहीं चल रही है। ये इसकी सिचुएशन है। तो अब बताइए इसको अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींच रही है? mg। इसको अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींच रही है? mg। हमारा हाथ इसको ऊपर कितने फोर्स से दबा रहा है? mg। कौन सा लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ हमको क्या बताता है कि हमने अपने हाथ पर इसको रखा हुआ है तो ये हमारे हाथ को नीचे दबाती है। क्यों दबाती है? क्योंकि अर्थ इसको नीचे खींच रही है mg से। अर्थ mg फोर्स लगाती है, ये तो हम पहले देख चुके हैं। इसको यहाँ छोड़ दो। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं ये इधर नीचे आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट 0 वेलोसिटी वाला क्यों चलता है? क्योंकि उसमें फोर्स लगता है। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ, दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will start moving only if there is a external force। इसको हमने यहाँ से छोड़ा, अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया, ये चलना शुरू किया। चलना शुरू किया, हमने इसका एक्सीलरेशन नाम दिया और इस एक्सीलरेशन को क्या नाम दे दिया?
जी। तो हमको पता लग गया अर्थ कितना फोर्स लगाती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको हमने याद कर लिया कि अर्थ हमेशा किसी बॉडी पे mg फोर्स लगाती है, लेकिन यहाँ हमने इसको रोक दिया। हमारा रोकने का तरीका क्या है, हमने उसका ये सेटिंग किया, बनाया कि इसको तो अर्थ नीचे खींच रही है mg फोर्स से, हमको मालूम है ये ऐसे mg फोर्स से नीचे खींच रही है। तो हमारा हाथ क्या करता है, इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। इसने हमारे हाथ को दबाया, क्यों दबाया, इसका टारगेट कहाँ है, अर्थ में जाना, रास्ते में हाथ आ गया तो ये उसको दबाएगा, अपनी ताकत से नहीं, अर्थ की ताकत से। अर्थ नीचे है इसलिए ये इधर खिंचाएगा, तो ये हमारे हाथ को रास्ते में आया, हाथ को दबाएगा। हाथ को कितने फोर्स से दबाएगा, mg, और हमारा हाथ इसको कितने फोर्स से दबाएगा, ये r से, और ये r किसके बराबर है, mg। अब इस बॉडी पर लगने वाले, एक बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्सेस को कैलकुलेट करिए। इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस कितने हैं, ऊपर कितना लग रहा है, mg, और इस पे अर्थ नीचे कितना लगा रही है, mg। ये वाला r mg कौन लगा रहा है, ये जो इस पर नीचे लग रहा है ये कौन लगा रहा है, अर्थ। लेकिन इस बॉडी पे फोर्स कितने हैं, दो, और दोनों का टोटल करो, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 0, इसलिए ये अपनी जगह पर खड़ी। ये जो तरीके हैं सोचने के, कैलकुलेट करने के, ये मेथड्स हमको सीखने। तो फिर से मैं इसको आपको दोहराना चाहूंगा कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। कोई भी एक बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि उस पर नेट फोर्स लगा है कि नहीं लगा। नेट फोर्स, तो अगर हमने उस पर बहुत सारे फोर्स लगाए हैं तो सबका टोटल कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकलेगा उस डायरेक्शन में उस बॉडी को चलना ही पड़ेगा। वो बॉडी एड्रेस नहीं रह सकती अगर उस पर नेट फोर्स है। इसको दूसरे शब्दों में सुनिए, अगर एक बॉडी नहीं चल रही है तो कंपल्सरली उस पर नेट फोर्स कितना है, 0। ये पक्का याद रखिए। लेकिन एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगने वाला फोर्स आप पहली बॉडी पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको दबा रहा हूं और पूछ रहा हूं कि ये चलेगा कि नहीं, दैट इज फुलिशनेस। क्यों? अगर हम फोर्स इस पर लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अब यहां पर इसने हाथ को दबाया mg फोर्स से, इस फोर्स के कारण ये बॉडी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, इट्स ए रॉन्ग आंसर, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, हाथ पे। तो हमको क्या पूछना है, हमारा हाथ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये वेट 10 किलो होगा और हम इसको ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकते तो हमारा हाथ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर हाथ पे नेट फोर्स 0 होगा तो नहीं जाएगा। तो किसी भी चीज में मोशन कब आता है, जब उस सिंगल बॉडी पर नेट फोर्स की कुछ वैल्यू होती है। और कोई भी चीज नहीं चल रही है उसका मतलब उस सिंगल बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो ये अलग अलग कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इसको हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मैं फिर से इस पे आता हूं। वेट, ये आदमी, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को ये प्रेस करता है, कितने फोर्स से, mg। तो mg फोर्स किस पर लगा, ग्राउंड पे। ओके, ये ग्राउंड इस आदमी को दबाता है एज ए रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। किधर दबाएगा, ऊपर, ये ऊपर। जब ये इसने एक एक्शन लिया तो इसने इस पर रिएक्शन किया, इसलिए इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन। हाँ, अब इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक की दो। अगर एक फोर्स लग रहा है तो इसको चलना पड़ेगा, किधर, ऊपर। पर ये तो चला नहीं, खड़ा हुआ है,
इसका मतलब खड़ा हुआ था, क्या मतलब है, इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो बताइए इसको 0 कौन करता है? आंसर है कि इस आदमी को अर्थ भी तो नीचे खींच रही है, तो इसको अर्थ नीचे खींच रही है। कितने फोर्स से? एम। अर्थ इसको नीचे खींच रही है एमजी फोर्स से, और ग्राउंड इस पर रिएक्ट कर रहा है ऊपर, कितने से? आर से। ये दोनों बराबर हैं, हमको मालूम है। कैसे मालूम है? क्योंकि ये चल नहीं रहा है। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये अपनी जगह पर खड़ा है। ओके, ये तो एक चीज हो गई। ये इस बॉडी की बात हो रही है। इस बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो ये बॉडी इसको दबा रही है mg फोर्स से, पर वो mg इस बॉडी में लग रहा है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं इस बॉडी को। तो इस बॉडी पर ये जो रिएक्शन का फोर्स है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये कैसे लग रहा है। तो आंसर है कि ये जो कांटेक्ट में है, इस बॉडी के कांटेक्ट में ये इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है R। ये जब फोर्स लगाता है मतलब दबाता है। जब हम ग्राउंड पर ऐसा खड़े हैं तो हमारे पैर को नीचे की तरफ से कोई ऐसे दबा रहा है। कितने फोर्स से दबा रहा है? R। और ये R किसके बराबर है? mg। अब अगर आप लेट जाइए, लेट के पैर को कोई हमारे ऐसे दबाएगा तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जब हम खड़े होते हैं तो अर्थ हमको नीचे से दबाती है, तो हमको फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो फोर्स होता है जो नीचे से हमको दबाता है, इस फोर्स को कहते हैं वेट। दिस इज एक्चुअली वेट। तो जब हम लेट जाते हैं, लेटे हुए हैं, तो हमारी पूरी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है और पूरी बॉडी कॉट के कांटेक्ट में है, पलंग के कांटेक्ट में है। तो बॉडी को पूरा पलंग ऐसे रिएक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। वो जितना फोर्स लगा रहा है वो क्या है? हमारा वेट। तो जब भी हमारी बॉडी पे कोई कांटेक्ट फोर्स रिएक्ट करता है, वो हमारी बॉडी का वेट कहलाता है, वो हमको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है? अगर एक आदमी का मास 60 केजी है, तो 60 केजी यहां पर खड़ा है, ये इसको दबाएगा। किस फोर्स से दबाएगा? mg, that is 60 into 10. Let us say g is equal to 10. 600 न्यूटन से इसने इसको दबाया, तो ये इस पर रिएक्ट करेगा और ये अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। अगर ये खड़ा है तो उससे हमको क्या समझ में आया कि रिएक्शन इसके वेट के बराबर है। अर्थ इसको नीचे खींच रही है mg से, ये इसको ऊपर रिएक्ट करा रहा है r से, और ये बॉडी अपनी जगह पर खड़ी है। तो रिएक्शन किसके बराबर है? mg, दैट इज इक्वल टू 600 न्यूटन। इसका मतलब कि इस कांटेक्ट पर ये हमारी बॉडी को कितने फोर्स से दबा रहा है? 600 न्यूटन। तो हमको एक फीलिंग होती है दबाने से, कहीं पर भी हमको कोई दबाएगा तो हमको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस हमको कितना हो रहा है? 600 न्यूटन। और यही हमारा वेट है। 600 न्यूटन इज वेट। तो आदमी का वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स experienced by a person from the surface in contact। बस ये एक्चुअली वेट होता है। नोट करिए, वेट
ओके, हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। वेट बेसिकली क्या चीज है? फोर्स। इट्स नॉट ए मास, इट इज ए फोर्स। ओके, अब हम फोर्स क्रिएट करेंगे या इसकी कैलकुलेशन करेंगे आदमी के वेट की एक लिफ्ट में। लिफ्ट में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है और उसमें आदमी का वेट कितना कितना उसको एक्सपीरियंस होता है। वो आदमी का वेट, उसके साथ मैं जो वर्ब यूज करता हूं वो वर्ब क्या है सुनिए। आदमी का वेट है, आदमी का वेट एक्सपीरियंस करता है। इसमें करेक्ट क्या है? एक्सपीरियंस करता है। आदमी का वेट होता नहीं है, आदमी का वेट एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, हमको एक फीलिंग आती है। चूंकि बर्थ के समय से हम ग्राउंड के ऊपर खड़े रहते हैं, जब से पैदा हुए तब से आज तक हम किसी न किसी फॉर्म में ग्राउंड पे खड़े रहते हैं और हर समय हर मोमेंट पे कांटेक्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करते रहते हैं। इसलिए हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वेट का अंतर क्या होता है। अगर आप वेट के अंतर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे एरोप्लेन में जाके बग्गी जंपिंग होती है। जब हम बग्गी जंपिंग करते हैं तो हमारे पैर के नीचे कोई भी चीज रिएक्ट करने के लिए नहीं होती। अगर रिएक्शन उस समय 0 हो गया तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? 0। उस समय 0 वेट। आप बोलेंगे ये क्या होता है? तो हम बोलेंगे आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि वेट होता नहीं है, वेट एक्सपीरियंस किया जाता है। इसी तरह से उस समय जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो वेट होगा। यहाँ पर लोकल मेले में आपने वेट एक्सपीरियंस किया है मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में जब आप ऊपर जाते हैं तो और नीचे आते हैं तो उस समय आपको एक फीलिंग अलग सी होती है। वो जो फीलिंग होती है दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ वेट। अभी उसको करके देखते हैं उसकी कैलकुलेशन। ओके, सो वी विल फाइंड आउट। आदमी के पास जो होता है वो उसका मास होता है और जो वो एक्सपीरियंस करता है वो वेट होता है। ओके, तो अभी हम वेट कैलकुलेट करते हैं इन लिफ्ट। लिफ्ट की 3 सिचुएशन लेंगे। फर्स्ट, लिफ्ट एट रेस्ट। ये लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर ये एक आदमी खड़ा है एंड ये लिफ्ट की बॉडी है, लिफ्ट का फ्लोर है। ये आदमी कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा? आंसर है लिफ्ट का फ्लोर इसको जितने फोर्स से दबाएगा उतना वेट ये एक्सपीरियंस करेगा। इस समय ये आदमी इस लिफ्ट को नीचे दबा रहा है। कितने फोर्स से दबा रहा है? इसका मास है m। तो ये कितने फोर्स से नीचे दबाता है? mg। न्यूटन थर्ड लॉ से ये लिफ्ट इसको ऊपर की तरफ दबाती है। रिएक्शन। अर्थ इस आदमी को नीचे की तरफ खींच रही है। अर्थ इस आदमी को नीचे की तरफ खींच रही है। कितने फोर्स से? mg। ये और ये mg एक ही है। अगर हम सिर्फ एक बॉडी पर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे तो इस बॉडी को अर्थ नीचे कितना फोर्स लगा रही है? mg। और लिफ्ट का फ्लोर इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? रिएक्शन। अब ये बॉडी चल रही है कि रुकी हुई है? अच्छा, आप बोलेंगे पहले वाला mg क्यों बनाया था? न्यूटन थर्ड लॉ से हमने इसलिए बनाया था बताने के लिए कि चूंकि ये बॉडी इस लिफ्ट को नीचे दबाती है, किसी भी फोर्स से दबाती है, F से,
तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, ये फ्लोर भी उस आदमी को दबाएगा, तो फ्लोर ने इस आदमी को दबाया कितने फोर्स से, रिएक्शन। आप इसने एक्शन किया F, इसने रिएक्शन किया R। अब ये आदमी ऊपर नहीं उठता है, क्यों नहीं उठता है, क्योंकि ऑलरेडी इसको कौन नीचे खींच रहा है, mg। अब अगर ये आदमी मूव नहीं कर रहा है, क्या सबूत है, ये लिखा है, लिफ्ट इज एट रेस्ट, द मैन इज नॉट मूविंग, देन R, ये R ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है। ये क्या हो गया, टोटल फोर्स। और ये टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। क्यों 0 होना चाहिए, बिकॉज द बॉडी इज नॉट मूविंग। ये हमारा प्रिंसिपल है। ये किया तो R इज इक्वल टू कितना आया, mg। और R क्या होता है, रिएक्शन ऑन अवर बॉडी। यही जो रिएक्शन ऑन अवर बॉडी है, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेट। तो याद रखिए, वेट क्या है, रिएक्शन ऑन अवर बॉडी। देयरफॉर वेट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू mg। ये केस हो गया। Lift accelerating downward. ओके, ये नीचे आ रही है, इसके साथ आदमी भी नीचे आ रहा है। अगर आदमी नीचे आ रहा है तो इस आदमी के पास एक्सीलरेशन कुछ है, कितना, a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। लिफ्ट एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशंस कैसे बनेंगे, ये इक्वेशन आपको बहुत बनाने पड़ेंगे। अगर एक्सीलरेशन a इस आदमी का है और इसका मास m है, एक्सीलरेशन a है, तो इस पे नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास कितना है, m, और हम देख रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है कितने एक्सीलरेशन से, a, तो इस पर नेट फोर्स कितना, m इंटू a, ये नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स जितनी तरह के फोर्स लग रहे हैं सबका सम होता है। ये जरूर जितने फोर्स लग रहे होंगे सबका सम होगा। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, हमको मालूम, अर्थ नीचे खींचती है कितने फोर्स से, mg। इसने इस ग्राउंड को दबाया है नीचे, तो जरूर न्यूटन थर्ड लॉ से ग्राउंड भी इसको ऊपर दबा रहा होगा, और ये नीचे लग रहा है mg। कौन लगा रहा है, अर्थ। और ये वाला जो सरफेस है, ये न्यूटन थर्ड लॉ से इसको ऊपर दबा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट जो भी एक्शन के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगी उसको क्या लिखेंगे, रिएक्शन, हमेशा। तो ये है रिएक्शन, ऊपर लग रहा है, अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है, mg। इन दोनों का नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया, ma। नेट फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों को ऐड कर देते। अगर हम नीचे की तरफ प्लस डायरेक्शन मानते हैं तो mg कैसा है, प्लस, r कैसा है, माइनस, तो mg माइनस r नेट फोर्स निकला, और नेट फोर्स कितना है, ma। ये इक्वेशन बना, mg माइनस r इज इक्वल टू ma। कौन बड़ा है mg और r में, तो आंसर है mg बड़ा है। क्या सबूत है कि mg बड़ा है,
चूंकि mg नीचे की तरफ है और अल्टीमेटली बॉडी किधर जा रही है, नीचे, इसका मतलब है कौन बड़ा है, mg। अगर ऊपर जा रही होती तो हम क्या बोलते, कौन बड़ा है, r। तीसरे केस में वैसा आएगा। फिलहाल mg बड़ा है इसलिए mg में से r को माइनस किया तो नेट फोर्स निकला, और नेट फोर्स कितना है, ma। अब हमको मालूम है कि वेट जो होता है आदमी का वो रिएक्शन होता है, तो इसमें से रिएक्शन को आइसोलेट करिए, रिएक्शन को इधर करिए और ma को इधर करिए, तो रिएक्शन इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस r इज इक्वल टू ma इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो दिस इज mg माइनस ma। ये क्या निकला, r, और r ही क्या होता है, वेट, एक्सपीरियंस। हमारी बॉडी में जो रिएक्शन सरफेस ने लगाया, जो फोर्स सरफेस ने लगाया, उसी का नाम R है, और उसी का डेफिनेशन उसको हमने क्या माना है, वेट, एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। सो देयरफॉर वेट इज इक्वल टू mg माइनस a। ये वेट हम कब एक्सपीरियंस करते हैं, when the lift is accelerating down। Okay, now we take the case lift is accelerating up। यहाँ हो गया, सबका नोट हो गया। ओके, नाउ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, और ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा है, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है a, लिफ्ट का। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है तो आदमी का भी एक्सेलरेशन कितना है, a। अगर आदमी का एक्सेलरेशन a है और उसका मास m है, तो नेट फोर्स कितना है, m इंटू a, किस डायरेक्शन में, ऊपर, तो नेट फोर्स निकला ma, किस तरफ, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर बॉडी है, इस बॉडी पे लगने वाले एक्चुअल फोर्सेस देखो, इस बॉडी को अर्थ नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ कितने फोर्स से खींचती है, mg। इस बॉडी को ऊपर की तरफ कौन ढकेल रहा है, ऊपर की तरफ कौन ढकेल रहा है, तो आंसर है लिफ्ट का जो फ्लोर है वो उसको ढकेल रहा है ऊपर की तरफ। ये सबको समझ में आता है। फ्लोर जब ऊपर ढकेलता है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, रिएक्शन। क्यों, आदमी फ्लोर को दबाता है, उसका नाम क्या रखा है, एक्शन, और फ्लोर आदमी को दबाएगा, रिएक्शन। क्योंकि पहल किसने की, आदमी ने दबाने की, इसलिए उसका नाम एक्शन, और ये जो करता है रिएक्शन है। अगर आदमी इसको नहीं दबाएगा तो ये फोर्स नहीं लगाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसने ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। ओके, तो इन दोनों के इफेक्ट में नेट फोर्स कौन बनता है, ma। किस तरफ बनता है, ऊपर की तरफ, तो कौन ज्यादा है, r की mg, r बड़ा है इसलिए नेट फोर्स ऊपर बना। तो कितना हुआ नेट फोर्स, r माइनस mg। ऊपर की तरफ हमने प्लस माना, mg नीचे की तरफ, टोटल फोर्स कितना, r माइनस mg, और ये किसके बराबर है, mg। तो ये एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड लिखने का बना रहे हैं, ये आपको इनवाइट करना है, याद कर लेना है। कोई भी चीज a एक्सेलरेशन से चल रही है तो उसका नेट फोर्स पहले लिखेंगे ma इज इक्वल, और इस तरफ क्या लिखेंगे, सारे फोर्सेस, जो एक तरफ है प्लस, जो उल्टी तरफ है माइनस। खाली हमको क्या मिलाना है, लाइन एक ही होनी चाहिए। इधर लगने वाला फोर्स इधर वाली कैलकुलेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि वेक्टर का रूल है, आप एक ही डायरेक्शन के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। सॉरी, आई मीन टू से अगर इसको हम लोग दो को ऐड करेंगे रिजल्टेंट आएगा, दैट वी नो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर यहाँ पर अगर हमको माइनस करना है तो हम कैसा लेते हैं, एक ही डायरेक्शन के फोर्स लेते हैं। तो r ऊपर काम कर रहा है, mg नीचे काम कर रहा है,
ऊपर का फोर्स ज्यादा है इसलिए ये ऊपर जा रहा है, ये आ गया। तो अब R की वैल्यू कितनी हुई, ये इधर चला गया तो दिस इज m g प्लस a। और ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन ह्यूमन बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, वेट। सो हाउ मच इज द वेट ऑफ दिस बॉडी, द वेट एक्सपीरियंस्ड इज m g प्लस a। तो एक खड़ी हुई लिफ्ट में आदमी को वेट कितना एक्सपीरियंस होता था, mg, और ऊपर जाती है तो कितना लगता है, mg प्लस ma। ये ज्यादा हुआ कि कम, mg प्लस ma, mg में कुछ प्लस हुआ है, ज्यादा हुआ, तो वेट इंक्रीज। और इसी के अनुसार अब इसको बताइए, weight decrease when the lift is coming down, how we experience that our weight has decreased. तो weight एक्चुअली कम होता है क्या, दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। तो वेट एक्चुअल तो होता ही नहीं है, वेट हमेशा क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस। तो वेट हम कम एक्सपीरियंस करते हैं अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। अपनी जगह पर खड़ी है तो एक पर्टिकुलर वेट एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। अगर हम मून पर चले जाएंगे वहां जी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहां हमारा एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, तो हमको अपनी ही बॉडी हल्की लगने लगेगी। अब बताइए, इसको देखकर जब आप मैरी गो राउंड व्हील में ऊपर जाते हैं तो वेट कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा होगा, गोइंग अप में हाउ विल यू एक्सपीरियंस, द वेट हैज इंक्रीज। और जब इधर से नीचे आएगा देन वेट हैज डिक्रीज। तो अपना वेट ज्यादा हो जाना, अपना वेट कम हो जाना, ये वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं, यही एक्सपीरियंस आपको मैरी गो राउंड में होता है। ठीक है, वो एक छोटे एक्सटेंट में होता है। जब रॉकेट में कोई ऊपर जाता है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, तो उसको अपना वेट भी बहुत ज्यादा लगता है। अब अगर ये आपका हाथ, इसका कुछ वेट है, कितना होता है नहीं मालूम, आप लोग पिक्चर नहीं देखते, सबको याद आ गया, ओके। तो अगर हम अपने इस हाथ को उठाते हैं तो हमारे मसल को फोर्स लगाना पड़ता है, और हम इसको आराम से उठा लेते हैं। मतलब हमारे मसल के पास इतना फोर्स होता है कि हम इसको उठा सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ वेट रखा, मान लो 5 kg रखा, अब इसको भी हम उठा सकते हैं आराम से। तो हमारा मसल जो है 5 kg उठा सकता है, पर अगर 10 kg रखा तो हम नहीं उठा सकते, 20 kg रखा तो नहीं उठा सकते। ओके, अब हम एक रॉकेट में जा रहे हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है। अगर रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है तो हमारा वेट इंक्रीज हो गया, बॉडी के हर पार्ट का वेट इंक्रीज हो गया। मान लो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट 4g के बराबर है, एक्सेलरेशन 4g, तो हमारा वेट कितना हो गया, mg प्लस 4mg दैट इज इक्वल टू 5mg। हमारा वेट 5mg के बराबर हो गया। तो अगर हमारे हाथ का वेट 2.5 किलो है तो 5mg कितना किलो हो गया, m इंटू g प्लस ma हुआ ना, दैट इज इक्वल टू 12.5 kg, 5 गुना बढ़ गया। अब हम वहां रॉकेट में अपने हाथ को ऐसा उठाना चाहते हैं तो हमारे मसल को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 12.5 kg वेट के बराबर। लेकिन हमारा मसल 10 किलो से ज्यादा नहीं उठा पाता, तो हम क्या देखते हैं कि हम अपना ही हाथ नहीं उठा सकते ऊपर जाते हुए रॉकेट। क्यों, हमारे हाथ का वेट कितना हो चुका है, 12.5। ये इस फॉर्मूले से
समझ में आया? ये एक प्रॉब्लम होता है जो हर अंतरिक्ष में जाने वाले आदमी को होता है। जो भी आदमी स्पेस में जाते हैं, रॉकेट में जाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उस समय वो अपना हाथ तक नहीं हिला सकते, इतना उनका वजन बढ़ जाता है जिस समय रॉकेट यहाँ से एक्सीलरेट हो रहा हो। ये हालत होती है। तो उस समय नीचे से उनको इंस्ट्रक्शन जाता है कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक स्विच है, उस स्विच को ऑन करो। वो ऐसा हाथ भी नहीं ले जा सकता, इतना भारी उसका हाथ होता है। और ये सब चीज की उनको फिर अर्थ में ट्रेनिंग दी जाती है। वेट जब चेंज होते हैं तो कैसा मूव करना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो कर सके। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। बहुत सी तरह की ट्रेनिंग होती है, दैट इज वन पार्ट। तो जो ऊपर जाते हैं उनका वेट इस तरह से इंक्रीज होता है। अब नीचे वालों को डिस्कस करिए। एक आदमी एरोप्लेन से कूद गया नीचे। जब वो नीचे कूदता है तो ऐसा नीचे गिर रहा है। गिरते समय उसका एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 जी के बराबर। ये एक्सीलरेशन कितना है? जी। अगर ये एक्सेलरेशन जी है तो वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा? g माइनस जी इज 0 एंड इनटू 0 0। तो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा? 0। that condition is known as weightlessness। weightlessness मतलब हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं? 0 वेट। हम लोगों में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी को नहीं मालूम है कि ये एक्सपीरियंस क्या होता है। एंड इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। जिन्होंने किया है उनको ही मालूम है। अगर हमारा वेट थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमको अच्छा लगता है। क्यों? मसल की ताकत वही है। बॉडी का वेट कम हो गया तो हम बड़ी चुस्ती फुर्ती से काम करते हैं। अगर हमारा वेट 0 हो जाएगा तो सोचिए कैसा एक्सपीरियंस होगा। सोचना बड़ा मुश्किल है। वन हैज टू एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस कब होता है? व्हेन देयर इज ए गेम ऑफ बगी, जब भी या जब आप फ्री फॉल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। उस समय हमारा वेट हमको कितना एक्सपीरियंस होता है? 0। राइट? तो ये दोनों चीजें लिखिए। when a person rise up with rocket with certain acceleration, then he experience rise in the weight. ठीक है? ब्रैकेट में लिखिए W इज इक्वल टू mg प्लस ma, ये वाला इक्वेशन, राइट? दिस इज इंक्रीज इन द वेट। ओके, इसके नीचे एक छोटी सी चीज आप और समझ सकते हैं। अगर g की वैल्यू 9.8 है तो आदमी का वेट कितना होता है? जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं mg, रोज ही कर रहे हैं। अगर ये एक्सीलरेशन 9.8 के बराबर है रॉकेट का, तो आदमी का वेट कितना हो जाएगा? g प्लस जी, 2g, ये कितना हो जाएगा? 2m। 2mg में m क्या है? m मास है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2g। जब एक्सेलरेशन 2g हो गया तो आदमी को कितना वेट लगता है? 2mg, उसका वेट डबल हो जाता है। जब एक्सेलरेशन 3g हो जाएगा तो आदमी का वेट कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। हमारे हर ऑर्गन का वेट बढ़ के 3 गुना हो जाएगा। तो बॉडी पर प्रेशर, हमारी जितने भी नसें हैं सब पर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा वेट बढ़ गया। इससे और अगर रॉकेट को हमने स्पीड अप किया, दैट विल बी 4g। तो आदमी ज्यादा से ज्यादा
5G तक सह सकता है। उससे ज्यादा अगर होगा तो इतना ज्यादा उसको अपना वेट एक्सपीरियंस होता है, उस वेट एक्सपीरियंस से उसकी डेथ भी हो सकती है। जैसे एक आदमी का वेट 70 kg है, उसके ऊपर आप 350 kg और रख दीजिए, ये क्या हुआ, अब उसकी बॉडी को कितना सहना पड़ रहा है, 350 kg, उसका वेट बढ़ गया 350 kg, तो उसका क्या हाल होगा, वही हाल उसका होगा। यहाँ तक कि हमारे जो जेट फाइटर जब आकाश में आप देखते हैं ऐसे टर्न करते हैं तो उन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और उनकी बॉडी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ जाती है और उनकी सीट, ये पोर्शन उनको दबा के रखता है, नहीं तो वो बाहर फेंका जाएंगे। ऐसा बाहर की तरफ ये सीट उनको दबा के रखती है। कितने से दबा के रखती है, तो v²/r इस एक्सेलरेशन से दबा के रखती है। इतना ज्यादा फोर्स लगता है बॉडी पे। और वेट की डेफिनेशन क्या है, कांटेक्ट फोर्स। उस समय उसको ग्राउंड का अपना वेट तो कुछ लगता ही नहीं है, उसको ये लगता है कि मेरी चेयर इतने फोर्स से दबा रही है। वो एक एक्सपीरियंस, उसका वेट का एक्सपीरियंस हो जाता है। और वो वेट का एक्सपीरियंस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द वेट, 3 टाइम्स ऑफ द वेट, 5 टाइम्स ऑफ द वेट, जितना mv²/r वो बनाएगा, जितना v²/r बनाएगा। v²/r इज एक्सेलरेशन a। तो ये पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि जिस समय ऐसा टर्न होगा उस समय उनका वेट 4 गुना बढ़ जाएगा, तो वो अपने हाथ पैर कैसे हिलाएंगे, उस समय ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे ही पायलट्स को चुन के बाद में स्पेस में भेजा जाता है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये वेट का रिडक्शन और वेट का एडिशन, दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम इन एविएशन और स्पेस फ्लाइट। ओके, ये चीज समझ में आ गई। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वेट। इसमें एक दो स्पेशल केसेस, थोड़ा आपकी इमेजिनेशन टेस्ट करने के लिए। एक लिफ्ट में एक आदमी है एंड लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउन। उस समय उसका एक्सीलरेशन 2g के बराबर है। 2g मतलब कितना, 20। 1g को 10 मानिए, तो लिफ्ट नीचे आ रही है और लिफ्ट को हमने ऐसे दबाया नीचे, कितना एक्सीलरेशन दिया उसको, 20। तो उसके अंदर आदमी का वेट कितना हो जाएगा, इमेजिन। A इज इक्वल टू क्या रखेंगे, नीचे आ रहा है, ये केस है। A इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2g, क्योंकि हमने उसको एक्सेलरेशन कितना दिया नीचे, 2g। तो आदमी का वेट कितना हो जाएगा, -mg। ये -mg वेट क्या होता है, तो mg वेट होता है नीचे की तरफ, क्योंकि हमने g नीचे पॉजिटिव लिया, mg। तो -mg किधर होगा, ऊपर की तरफ वेट कैसे हो सकता है, क्या आप सोच सकते हैं? यही इमेजिनेशन आपकी टेस्ट हो रही है। देखिए, एक आदमी को हमने छोड़ दिया, किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, g 10 के एक्सेलरेशन से गिर रहा है। इसके आसपास एक डब्बा लगा दिया, ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट को हमने कितना एक्सेलरेशन दिया है, 20। तो इनके बीच जो गैप है, इसका क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन है 10 और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 20। तो ये आके इसको ऐसा दबा देगा। कितने एक्सेलरेशन से दबाएगा, 10 से, क्योंकि ये नीचे कितने से आ रहा है, 10, और ये नीचे कितने से आ रहा है, 20। तो ये ऐसा इसको आकर दबाएगा और ऊपर से दबाएगा। तो क्या होगा लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट की 20 और आदमी की सिर्फ 10। तो थोड़ी देर में आदमी क्या देखता है, उसकी छत उसके सिर से टकरा गई, ऐसे आई, और अब वो लिफ्ट की छत उस आदमी के सिर को दबा रही। तो उसको अब अपना वेट किधर एक्सपीरियंस हो रहा है, उल्टी तरफ एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज -h।
तो अगर एक लिफ्ट को हम 2g एक्सीलरेशन से नीचे दबाते हैं, what will happen to the man? The man inside will have his head struck with the roof and he will experience a force or a pressure on his head. ये एक्सपीरियंस कैसा होता है? तो आंसर है ये एक्सपीरियंस वैसे ही होता है जब आप शीर्षासन करते हैं, जो कि हम लोग नहीं करते। ओके, तो अगर सिर जमीन पे रखकर ऐसे उल्टे हो जाएंगे तो वेट सिर पे लगेगा, वही एक्सपीरियंस वहां से। एनीवे, ये सोचने की बात है कि अगर लिफ्ट को हमने 2g दिया तो ये ऊपर से आकर ऐसे लगे। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जो कि फ्री फॉल से रिलेटेड होती है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अगर आप समझ सकते हैं तो। हमारे पास एक सोडा वाटर की बॉटल है, ठीक है, कोका कोला या ऐसा कुछ भी, उसके अंदर नीचे एक बबल बनता है। हमने ढक्कन खोला, वो बबल किधर उठता है? ऊपर की तरफ, और ऊपर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसको हमने ले जाके छत से छोड़ दिया और अब ये बॉटल फ्री फॉल कर रही है नीचे। अब इसके अंदर जो बबल है वो ऊपर आएगा, अपनी जगह पर रहेगा कि नीचे जाएगा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आगे जब हम लोग बॉयंसी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज और क्लियर आएगी। उसमें इक्वेशन एक आएगा, उससे ये बनेगा, पर फिलहाल आप याद रखिए वो बबल ऊपर नहीं आएगा, जहां है अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसका रीजन हम लोग बॉयंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक प्रिंसिपल को आप समझिए, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाना है तो फोर्स लगाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक कांटेक्ट के साथ फोर्स लगाना और दूसरा फील्ड के साथ फोर्स लगाना। कांटेक्ट के साथ फोर्स, हमने किसी चीज के साथ कांटेक्ट बनाया और उसको ढकेला, तो इसमें फोर्स लगेगा और इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन इज फोर्स। दूसरा फील्ड वाला फोर्स कैसा होता है? उसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ये हमने इस बॉडी को यहाँ पर रखा और छोड़ दिया, अर्थ का इसके साथ कांटेक्ट नहीं है, पर अर्थ इसको खींच लेती है। उसी तरह से खींच लेती है जैसे अर्थ और इसके बीच में कोई रस्सी बंधी है जो कि हमको दिखती नहीं है, और अर्थ उस रस्सी से इसको खींच रही है। इस तरह के बिना कांटेक्ट के जो फोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। तो फोर्स दो तरह के हुए, कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स और क्या एग्जांपल है? मैग्नेट, यहाँ पर हमने लोहे का पीस रखा, यहाँ मैग्नेट रखा, इसके कांटेक्ट में नहीं है, पर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो क्या करेगा? धक्का दे देगा, इसको पुश कर देगा, जबकि ये कांटेक्ट में नहीं है। तो वो फोर्स उसने कैसे लगाया? फील्ड की हेल्प से लगाया। तो फोर्स दो तरह से, कांटेक्ट से या फील्ड से। पर एक चीज पक्की है कि अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन होता है ए, तो उसके पास फोर्स है कितना? m इंटू ए। इसी को थोड़ा सा उल्टा पलटी करके सोचिए, अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? एक्सीलरेशन 0 है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है? 0, पक्का, ये याद रखिए। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स कितना लग रहा है? 0। एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यहाँ उसकी स्पीड है 20, 20, 20, 20, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 0, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। फोर्स लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? आइदर कांटेक्ट और फील्ड। जिस समय एक एस्ट्रोनॉट ऐसे स्पेसशिप में जा रहा है और इस स्पेसशिप के पास एक्सेलरेशन है कितना? 100 पर मीटर स्क्वायर। 100 पर मीटर स्क्वायर ये उसका एक्सेलरेशन है।
जैसे ही वो उसके बाहर जाता है, अगर हम सोचते हैं कि उसके पास एक्सीलरेशन है तो उस पर फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन की प्रेजेंस का मतलब क्या है? फोर्स। बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मास तो उसके पास है ही है। और अगर मास और एक्सीलरेशन दोनों हो गए m × a, तो उसके पास क्या है? फोर्स। तो बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं। फोर्स किससे लगता है? कांटेक्ट से। जैसे ही वो शिप को छोड़ता है, क्या उसका शिप के साथ कांटेक्ट है? नहीं। शिप अब उस पर फोर्स नहीं लगा सकता, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया? जीरो। इस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी को देखिए। दूसरी पॉसिबिलिटी, फोर्स और कैसे लगता है? फील्ड से। लेकिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस जगह पर है? इंटरस्टेलर स्पेस। वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? जीरो। दूसरे प्लेनेट का जीरो, तो वहां पर फील्ड कितना है? जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, इसलिए ग्रेविटेशन से लगने वाला फोर्स भी जीरो। अब इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो गया? कांटेक्ट वाला फोर्स जीरो, फील्ड वाला फोर्स जीरो, तो टोटल फोर्स कितना? अगर टोटल फोर्स जीरो हो गया तो इसका एक्सेलरेशन कितना? जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? जीरो। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है। तो एक चीज हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया हमको क्या बताता है? एक एरोप्लेन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, उससे एक बॉडी, एक आदमी ऐसा बाहर निकला, इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड और ये इससे बाहर निकल गया। अब इसकी स्पीड बताइए। 100 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इनर्शिया का लॉ वेलोसिटी पे लगता है, एक्सीलरेशन पे नहीं लगता। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देयर इज नो इनर्शिया ऑफ एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो अगर एक एरोप्लेन 100 की स्पीड से जा रहा है और इससे एक बॉडी अलग होती है, तो क्या चीज इसकी कंजर्व होगी? मोमेंटम। और मोमेंटम किससे बनता है? वेलोसिटी से। तो इसका क्या कंजर्व होगी? वेलोसिटी। लेकिन इसका इंजन चल रहा है, इंजन इसकी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, कांटेक्ट से ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगा रही है, इसलिए इसमें भी एक्सीलरेशन है। जैसे ही हमने इसको यहां से उतारा, कांटेक्ट छूट गया, फोर्स लगना छूट गया, एक्सीलरेशन छूट गया। अब ये सीक्वेंस समझ में आती है? फिर से सुनिए। ये एरोप्लेन है, इसकी स्पीड है 0 और इसमें एक्सीलरेशन है 10। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, फोर्स ट्रांसफर होता है। फिर 1 सेकंड के बाद 20, इसकी भी क्या हो गई? 20। 3 सेकंड के बाद और 50, इसकी भी कितनी हो गई? 50। फिर 1 सेकंड के बाद इसकी कितनी होगी? 60, लेकिन ये बाहर कूद गया। 50 थी तो ये बाहर कूद गया। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 60। क्या इसकी 60 होगी? नहीं होगी। इसकी वेलोसिटी बताइए। वेरी गुड। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 50, जब ये बाहर कूदा है। किस लॉ से? इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। 50। अब ये उस स्पेस में किस स्पीड से जाएगा? 50, और 50 से चलता ही चला जाएगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। और वहां पर रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, कोई रिटार्ड करने वाला नहीं है, तो ये जिंदगी भर 50 की स्पीड से चलता जाएगा। इसके अंदर इंजन लगा है, ये इंजन एक्सीलरेट करता है तो इसको 60 बना देगा, 70 बना देगा। उल्टी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा तो इसको 30, 20, 10 बना देगा। लेकिन इसके पास फोर्स का कोई साधन नहीं, इसलिए इसकी क्या कंजर्व हो गई? वेलोसिटी।
क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कंसेप्ट को क्लियर कर। ठीक है, तो आज हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट में रॉकेट का मोशन और पुलिस का मोशन, इन दोनों को करेंगे।